Hello champs, today we are going to discuss a topic of production function. It is chapter 5 of microeconomics. इससे लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया एंड अभी तक हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी चारों टॉपिक्स को हम चारों चैप्टर को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो को जाकर देखिए, तो उससे आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा माइक्रोइकोनॉमिक्स में. ठीक है. एंड टुडे वी आर गोइंग प्रोडक्शन फंक्शन. सो फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स. व्हाट इज इनपुट्स? वी आर कॉलिंग इट इनपुट्स. Transformation of inputs into output. Anything we consume can be called as an output. But what are the factors that are involved in producing that output? These inputs, when get transformed and becomes output, the process is called the production process. ठीक है. To manufacture shoe, it is an output. We need inputs like leather, nails, land, labor, capital, services of entrepreneur, etc. ओके. सो हमने आज जैसे अगर हम शू बना रहे हैं तो ये एक आउटपुट है. ठीक है. और इस आउटपुट को बनाने के लिए हमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए होंगे? लेदर, नेल्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब लगेंगे ताकि हम एक शू को मैन्युफैक्चर कर पाएँ. ठीक है. तो ये हो गया प्रोडक्शन का प्रोसेस. लेकिन अगर हमें इसे एक फंक्शन के तौर पे शो करना हो, मैथमेटिकल टर्म्स में शो करना हो, तो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन. देखिए, हम प्रोडक्शन को शो तो नहीं कर सकते अपने बुक्स में या अपने चार्ट में, तो हमें उसको किस तरीके से शो करना होगा? उसके फंक्शन का क्रिएशन करके, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक एक्सप्रेशन है ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड. क्या है? दोबारा देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक एक्सप्रेशन है ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन यहाँ पे आ रहा है ना, बिटवीन फिजिकल इनपुट, जो हम फिजिकल इनपुट लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, और उससे जो आउटपुट क्रिएट हो रहा है, उसी का जो रिलेशन है टेक्नोलॉजिकल, उसी को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. ठीक है. लेट्स सपोज OX जो है वो है आउटपुट ऑफ कमोडिटी X. ठीक है. कमोडिटी X का आउटपुट है OX. ठीक है. एंड F इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2, I3 टिल IN, जितना भी हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं. तो I क्या डिनोट करता है? इनपुट. और 1 2 3 डिनोट करता है इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 टिल इनपुट N तक. इनपुट कुछ भी हो सकता है. इनपुट जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, है ना, कैपिटल लगाया हमने फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी हो गई. ऑल द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड एज इनपुट्स, एंड व्हाट वी टेक आउट इज आउटपुट. ओके. एक तो ये फंक्शन होता है आउटपुट का एक फंक्शन और होता है, इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ठीक है. तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मे बी इसका यूज़ हो, क्योंकि लेबर और कैपिटल मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो हम उसी को एक वेरिएबल लेके चलते हैं. शॉर्ट रन के अंदर जो के होता है कैपिटल, वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये फिक्स्ड होती है. शॉर्ट रन के अंदर ये चेंज नहीं होती है, बट लॉन्ग रन के अंदर ये चेंज हो जाएगी. ठीक है. एंड शॉर्ट रन में लेबर जो है इजीली चेंज हो सकती है क्योंकि वो मोबाइल होती है. मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मिल जाती है, इसीलिए. ठीक है. एंड कैपिटल हमारी फिक्स रहेगी. ठीक है. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर न्यूमेरिकल्स में जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये वाला. ओके. तो हम पहले समझते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात की, तो वो होता क्या है? ठीक है. तो शॉर्ट रन क्या होता है एंड लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर. देखिए, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहाँ पे आउटपुट जो होता है वो कब चेंज होता है? बाय चेंजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो वेराई करते हैं टाइम, मतलब जो चेंज हो सकते हैं. वेरिएबल है मतलब लेट्स सपोज लेबर है आज हमारे पास. ठीक है. आज हमें 10 लेबर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में 10 लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है. लेकिन नेक्स्ट डे हमें 20 लेबर्स की रिक्वायरमेंट हुई. तो क्या हुआ? ये टाइम के साथ चेंज हो गई लेबर. ठीक है. लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं, टेक्सटाइल का काम है हमारा. ठीक है. आज हमें 1 टन
कॉटन की रिक्वायरमेंट हुई, नेक्स्ट डे हमारे को 1.2 टन की कॉटन की रिक्वायरमेंट हुई, क्या पता हमने ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाई हो, ठीक है। तो हम ये जो रॉ मटेरियल ना देखिए चेंज हो रहा है टाइम के साथ, आज हमें कुछ था, नेक्स्ट डे कुछ था, लेबर क्या है आज कुछ थी कल कुछ थी, ठीक है। तो लेबर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आज हमने ज़्यादा कंजम्पशन कर ली, कल हमने लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी है तो आज हमारी हो गई 100 यूनिट्स लेट सपोज, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे हमारी हो गई 120 यूनिट्स। तो ये क्या है, टाइम के साथ वेराई कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जो चेंज हो जाते हैं बहुत जल्दी शॉर्ट रन के अंदर लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी मशीनरी की, हमारी बिल्डिंग की, हमारी फैक्ट्री की, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती। देखिए अगर आपने मशीन लगा दी बहुत महंगी, लेट सपोज 1 करोड़ की आपने एक टेक्सटाइल मशीन लगाई, ठीक है, तो क्या आप नेक्स्ट डे उसको चेंज कर देंगे? नहीं करेंगे। शॉर्ट रन में या 1-2 महीने में 3 महीने में चेंज नहीं करेंगे ना, या 6 महीने में जल्दी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो जो हमारी फिक्स कैपिटल होती है ना, फिक्स चीज़ होती है, उसको हम जल्दी शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। शॉर्ट रन में वही आउटपुट की चीज़ किस वजह से चेंज हो रहा है, ओनली वेरिएबल फैक्टर की वजह से। वेरिएबल फैक्टर्स अगर चेंज होंगे, जैसे हमें कॉटन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई तो हमने ज़्यादा आउटपुट बना लिया, तो वो हमारा वेरिएबल फैक्टर की वजह से क्या हुआ, आउटपुट में चेंज हुआ। आउटपुट में कैसे चेंज हुआ, अभी तक हम टेक्सटाइल बना रहे थे 1 टन यूज़ करके कॉटन, अब हम 1.2 टन यूज़ कर रहे हैं। लेबर हम अभी तक 10 यूज़ करते थे, हम 20 यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन चेंज हो रही है, आउटपुट चेंज हो रहा है, बट ओनली वेरिएबल फैक्टर की वजह से। तो जब ये चीज़ होती है ना, तो इसको ही जो ये पीरियड होता है इसको शॉर्ट रन कहते हैं, बस यही है। इन द शॉर्ट रन फिक्स्ड फैक्टर्स लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, कैन नॉट बी चेंज। शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकती क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट लगी होती है। कैसे आप रोज मतलब शॉर्ट रन में इसको चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है, फिक्स फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए इनको शॉर्ट रन में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड बाय चेंजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स। तो अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन बढ़ानी है, जैसे रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो क्या करेंगे, खाली वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ईजी नहीं है। तो शॉर्ट रन में सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। फिक्स्ड कौन से, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है, कोई मशीनरी लगी हुई है, ठीक है, हमने बिल्डिंग ली हुई है रेंट पे, या हमारी खुद की फैक्ट्री है, तो शॉर्ट रन में ये है हमारे पास। और फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, वो तो हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, ये होते हैं। बट एक चीज़ है कि फिक्स्ड फैक्टर्स को कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। इन तीनों डेफिनेशन में एक चीज़ कॉमन है कि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बट हम फिक्स फैक्टर्स को यानी फिक्स फैक्टर को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट अभी शॉर्ट स्पैन के टाइम, लेट सपोज शॉर्ट स्पैन का शॉर्ट रन क्या मतलब होता है, यानी वो पीरियड जो लेस देन 1 ईयर कह सकते हैं हम, लेस देन 1 ईयर हो, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर जितना ही एक शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हो सकता है। अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो हम उसको कह देंगे कि लॉन्ग रन है या मोर टाइम ले रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड। देखिए आउटपुट तो चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे चेंज किसकी वजह से हो रहा है, बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो, फिक्स्ड फैक्टर्स हो, चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स हो, ठीक है। हमने वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े, लैंड हो गई, लैंड मतलब वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर हो गई, और हमारा रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये हमारी डेली जो है ऊपर नीचे होती रहती है। और हमारी फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं, हुए हमारी बिल्डिंग, हमारी फैक्ट्री, हमारी मशीन्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो वही इसमें बोल रहा है वो कि आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स। सारे प्रोडक्ट जो फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो जो चीज़ क्रिएट होगी वो होगी लॉन्ग रन पीरियड में, ठीक है। इन लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज़। देखो ये फिक्स्ड है, फैक्ट्री साइज़ को चेंज करना तो लॉन्ग रन में कर सकती है, स्विच कर सकती है न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को, परचेज कर सकती है नई मशीनरी, ये सारी चीज़ें कर सकती है लॉन्ग रन में, क्योंकि वो पॉसिबल है, लॉन्ग रन के अंदर हो जाता है। बट शॉर्ट रन के अंदर इतनी जल्दी एकदम से चेंज करना मुश्किल होता है। तो यही थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंस हमने दिया है। मीनिंग क्या है शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। खाली वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करेंगे यहाँ पे। बट लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स्ड भी आते हैं और वेरिएबल फैक्टर दोनों आते हैं।
क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन एंड ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये देखिए पॉइंट, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब देखिए क्या है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो जाए इजीली। तो शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा वेरिएबल होता है वो होते हैं लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। तो ये शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। बट लॉन्ग रन में ऐसा कोई फिक्स्ड टर्म तो है नहीं, फिक्स्ड फैक्टर तो है नहीं, वो भी लॉन्ग रन में वेरिएबल कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो शॉर्ट रन में डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इमीडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना, तो प्राइस ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है शॉर्ट रन में, बिकॉज अगर डिमांड एकदम से बढ़ भी गई तो हम शॉर्ट रन के अंदर उसको कैसे चेंज करेंगे? हमें भाई रिक्वायरमेंट होगी हर चीज़ की, हमें इंतजाम करना पड़ेगा, तो वो शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। बट देखिए लॉन्ग रन में, द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल प्राइस डिटर्मिनेशन एज बोथ कैन बी इंक्रीज। तो शॉर्ट रन में जो मोर एक्टिव है वो डिमांड है, ठीक है, और डिमांड प्राइस को डिटरमाइन करेगा। बट लॉन्ग रन में डिमांड और सप्लाई दोनों डिटरमाइन करेगी प्राइस को। ओके, ठीक है। अब वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स को हम और अच्छे समझ लेते हैं। अभी हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझा, वेरिएबल और फिक्स को अच्छे समझ लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गई, कैजुअल लेबर हो गई, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, एटसेट्रा। ये वेराई करता है डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना हमें आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से हम इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होगा रिक्वायरमेंट होगी वेरिएबल फैक्टर की ज़्यादा, और वो राइज करने लगेगी, और जैसे जैसे आउटपुट कम होगा उतनी हमें कम रिक्वायरमेंट होगी वेरिएबल फैक्टर की, और वो डिक्रीज़ करने लगेगी। ठीक है, बट फिक्स फैक्टर क्या है? रेफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। तो द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ना रिमेन द सेम इन द शॉर्ट रन इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। तो फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं ना हमारे शॉर्ट रन में, वो सेम रहते हैं, फिक्स रहते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हमारे फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनको हम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सेम होते हैं। ठीक है, दैट दे डू नॉट चेंज वेदर द लेवल ऑफ आउटपुट राइजेस, फॉल्स और बिकम जीरो। कुछ भी हो वो फिक्स रहते हैं उस टाइम, लेकिन लॉन्ग रन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेरिएबल फैक्टर में। अब दो तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। हमने प्रोडक्शन फंक्शन का देखा किस तरीके से होता है। अब दो क्या तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग रन, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो रहा तो इसको कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, मेन चीज़ यही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? वो सिचुएशन रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज्ड। तो शॉर्ट रन में हम एक इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं बाय कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज, उसको हम चेंज नहीं करते, एंड उस इनपुट की वजह से इंक्रीज़ करने से हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन बनता है, मतलब आउटपुट चेंज होता है, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स। यहाँ पे देखिए हमने खाली चेंजिंग ओनली वन इनपुट, लेकिन यहाँ पे ऑल द इनपुट्स साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, अगर डेफिनेशन कंफ्यूजिंग लग रही है तो उसको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और वैसे भी डेफिनेशन इस तरीके से जो हमने पहले लिखी है ना शॉर्ट रन लॉन्ग रन की, तो वो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ये वाली, ये थोड़ी ज़्यादा ईजी है, आपको जल्दी अच्छे समझ आएगी। ये प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन है, वो शॉर्ट रन की डेफिनेशन थी, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन है। अभी तक हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात कर रहे थे, लेकिन ये प्रोडक्शन फंक्शन की है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल टर्म नहीं है, ईजी है। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्यों होती है? प्रोडक्शन करती है हम, क्यों होती है? क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है वो समझते हैं कि पहले प्रोडक्ट होता क्या है। तो प्रोडक्ट रेफर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ गुड्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, प्रोडक्ट वो चीज़ होती है, प्रोडक्ट होती है वॉल्यूम ऑफ गुड्स, कितना गुड्स हमने क्रिएट करा है, कितनी क्वांटिटी का क्रिएट करा है, किसी फर्म ने, इंडस्ट्री ने बनाया, किस स्पेसिफाइड पीरियड में बनाया, वो चीज़ होती है। ठीक है, एक होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट, एक होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, एक होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करते हैं टीपी से, टोटल प्रोडक्ट, इसको डिनोट करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी से, एंड इसको एवरेज प्रोडक्ट एपी से। ओके, सो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जहाँ पे टोटल वर्ड आ रहा है इसका मतलब टोटल क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी बनी है गुड्स की उसको सब कंसिडर करेंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स।
देखिए गिवन क्या है, यानी फिक्स क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स है और इनपुट्स, गिवन इनपुट्स हमारे को मिले हुए हैं इनपुट्स, उसमें जो हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स कर रहे हैं ना प्रोड्यूस, उसी को हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना हमने बनाया। मान लीजिए हमारा टोटल प्रोडक्ट था 1000 टन्स, ठीक है, और यूनिट्स कितने थे, ठीक है, 1000 टन्स, यूनिट्स कितने थे, मान लीजिए 100 यूनिट्स थे। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो एवरेज प्रोडक्ट निकल के आएगा। उस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट को। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट, वो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, ठीक है। तो एन क्या होता है हमारा, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने इनपुट की डाले, ठीक है। वो हम कैसे मेजर करते हैं, वो हम न्यूमेरिकल जब करेंगे जब अच्छे से क्लियर होगा। वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टीपी को हमने जब डिवाइड करेंगे ना नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स से, नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट से, तो हमारा एपी क्रिएट हो जाएगा, एपी निकल के आ जाएगा। एवरेज से आपको समझ ही आ रहा होगा कि एवरेज का मतलब होता है टोटल को डिवाइड करना नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट से, ठीक है। तो एपी इज ऑब्टेन्ड बाय टीपी बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो डिवाइड करेंगे टीपी को बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज एन। सॉरी गाइस, बाहर आवाज़ थी। ओके, तो एपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टीपी बाय टीपी बाई यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एन। सो ए पी हो गया हमारा टी पी अपॉन में एन, ठीक है। और हम टी पी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब टी पी यहाँ है एन को उधर लेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इस तरीके से टी पी इज इक्वल टू ए पी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओके, तो हमने टी पी और ए पी को समझ लिया। अब इसकी ग्राफ डायग्राम भी बनाएंगे हम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, रेफर्स टू द एडिशन ऑफ टोटल एडिशन टू द टोटल आउटपुट, ठीक है। कोई भी एडिशन, देखिए मार्जिनल का हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, जब हम एक एडिशनल यूनिट को यूज़ करते हैं, है ना, तो वही होता है एडिशनल यूनिट, ठीक है। एक एडिशनल यूनिट, एक और अलग से यूनिट। तो प्रोडक्शन रेफर्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में एडिशन व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज डिप्लॉयड, ठीक है। जब हम एक वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा यूज़ करेंगे और उसको ऐड करेंगे टीपी में, तो वही जो वेरिएबल फैक्टर को हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर कौन सा है, जो हमने वेरिएबल फैक्टर पढ़े, अगर वो यूज़ करेंगे हम एक यूनिट एक्स्ट्रा, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो उसी को हम उससे जो क्रिएशन होगा ना आउटपुट का, उसको कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एम पी को मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन, एन का मतलब होता है वेरिएबल फैक्टर कितने यूज हुए उसमें, ठीक है। तो एम पी ऑफ एन को लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट्स। लेट सपोज एन जो है हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है हमारे 1 2 3 4 5 टिल एन क्वांटिटी तक है। तो एम पी निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे हमें एम पी निकालना है 4 और 5 के बीच में, हमारे प्रोडक्ट क्या है, तो 5 को माइनस कर देंगे 4 से और आ जाएगा हमारा एम पी 1। यानी यहाँ से यहाँ बढ़ने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट जो हमने यूज़ करा वेरिएबल फैक्टर का, वही हमारा उससे जो क्रिएशन हुआ वही मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग सिंपल सा ये है। तो एम पी एन जो है वो टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन, एन माइनस वन का मतलब होता है कि उससे पिछली यूनिट, लेट सपोज एन है हमारा 10, तो n माइनस वन क्या हुआ, 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9। तो पिछली यूनिट, एक तो 10th यूनिट थी और n, इसको n कहा, और n माइनस वन को कहा 9th यूनिट। तो n माइनस वन का सिंपल समझ लें कि n से पिछली एक यूनिट जो थी, एक यूनिट पीछे। तो जब टी पी एन माइनस वन जो है उसको वो माइनस होगा टी पी एन से, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा, वो जो आंसर आएगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होगा, ठीक है। इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट को हम चेंज इन टी पी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर भी के तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये चेंज का साइन होता है, ठीक है। तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन एन, एन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और चेंज होता है टोटल प्रोडक्ट में, जैसे कि इसमें से इसने माइनस करा इसमें से ही इसको माइनस करा पिछली वाली टर्म्स को, तो जो हमारा आया वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर था, ठीक है। और टीपी इस तरीके से भी निकल सकता है कि टीपी जो है समीशन है एमपी का। देखिए
MP1 MP2, ये देखिए MP1 MP2 टिल MP n तक। जब इसको समीशन करेंगे, अगर हमें TP निकालना है तो हम TP को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये समीशन ऑफ n भी होता है। देखिए ये आपको क्यों याद रखना, मैं बताता हूँ। ये डेरिवेशन इसलिए याद रखनी है ताकि आपको कभी भी कोई पूछ ले, या कभी आपको ऐसे एग्जाम में नहीं आएगी डेरिवेशन निकालने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस तरीके से आया है, AP क्यों आया है, किस तरीके से आया है, इसका क्या मीनिंग है, और TP क्यों आया है, MP का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम में लिखने के लिए कोई इतनी नीड नहीं है इसकी। हाँ, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम ट्रिक यूज़ करेंगे, उससे हम यूज़ कर लेंगे। बट इतना आपको सिंपल पता होना चाहिए कि MP निकालना है तो यार TP की जो सबसे बड़ी यूनिट है उससे पिछली वाली यूनिट को माइनस कर देंगे तो हमारा MP आ जाएगा। और TP अगर निकालना है और हमारे पास MP गिवन है 1 2 3 करके, तो उन सबको सबमिशन जो है TP होगा। बस इतनी सी चीज़ है। देखिए अब हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसको कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। वो तो अभी तक हम बेसिक पढ़ रहे थे कि हमें समझना है कि हाँ ये क्या होता है, तो इसलिए हमने उसको डिस्कस किया। बट मेजर जो है रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है, रिलेशन बिटवीन TP एंड MP, रिलेशन बिटवीन MP एंड एवरेज प्रोडक्ट, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सब तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो रिटर्न्स टू फैक्टर समझते हैं पहले, और फिर समझते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। रिटर्न्स टू फैक्टर होता है रेफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, रिजल्टेंट इंक्रीज बढ़ना, ठीक है, किस में, टोटल प्रोडक्ट में बढ़ना। इसको हम रिटर्न कहेंगे ना, रिटर्न का मतलब जो बनाए फाइनल प्रोडक्ट उसको रिटर्न कहते हैं, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड, जब हम खाली एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर फिक्स्ड, तो उससे इंक्रीज करने से एक फैक्टर को जो हमारा टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया, इंक्रीज हुआ, उसको हम कहेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मीनिंग देखिए क्या है, सिंपल सा मतलब है कि रिटर्न्स टू आ फैक्टर। देखिए यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स टू आ फैक्टर, तो आ मतलब ए, मतलब ए फैक्टर, मतलब एक फैक्टर को इंक्रीज करने से, एक फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से रिटर्न्स में क्या चेंज आया, रिटर्न्स मतलब टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, उसी को हम कहेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि इस फैक्टर से मेरे को क्या रिटर्न मिला, ठीक है। इन शॉर्ट रन, व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर फिक्स्ड, द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में क्या शो कर रही है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस है वो कहाँ पे वर्क करेगा, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में वर्क नहीं करेगा, शॉर्ट रन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वन इनपुट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज हो सकता है टाइम के साथ, एंड ऑल अदर इनपुट्स आर फिक्स्ड, ये लोग फिक्स हैं, ठीक है। तो फर्म की जो प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा वो एग्जिबिट करेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, इसको LVP लिखा हमने शॉर्ट में, स्टेट करता है दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, अगर खाली हम एक इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, कीपिंग अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, तो जो टोटल प्रोडक्ट होगा ना वो इनिशियली तो बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट पहले तो बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अभी मैं इस तीनों को पढ़ाऊंगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, डिक्रीजिंग रेट से पढ़ना, एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट। ये तीनों रेट हम पढ़ेंगे, ये 3 फेजेस होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना, ठीक है, इसको रटना है हमें, ठीक है। रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब है ये आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो 3 फेज होते हैं, पहले तो TP राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, उस टाइम पे MP जो है इंक्रीज कर रहा होगा, TP हमें पता है टोटल प्रोडक्ट, MP पता है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो TP राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट से और MP उस टाइम पे इंक्रीज कर रहा होगा। दूसरे फेज में क्या होगा, TP जो है राइज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, एंड MP डिक्रीज करने लगेगा लेकिन पॉजिटिव होगा उस टाइम पे भी, ठीक है। देखिए TP जो है इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, और उस टाइम पे MP इंक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव ही है। और TP सेकंड फेज में TP राइज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और उस टाइम पे MP जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। और थर्ड फेज में TP फॉल करेगा, TP अभी तक राइज कर रहा था इसमें भी, लेकिन यहाँ पे फॉल करेगा, और यहाँ पे MP जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये 3 फेज है, अभी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल से, देखिए। बट कुछ अजम्पशंस हैं
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की, तो उनको उसको माइंड में रखना है। पहली एजम्पशन है कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये इंक्रीज़ हो रही है तो इससे जो प्रोडक्शन है ना, आउटपुट है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, और वो शॉर्ट रन में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन का फंक्शन है। तो शॉर्ट रन के फंक्शन में टेक्नोलॉजी से जैसी चीज़ें, फिक्स्ड कैपिटल जैसी चीज़ें जो कि फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, उसमें चेंज आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अज्यूम करके चलने कि ये कॉन्स्टेंट है। सेकेंड एजम्पशन है वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब टाइम के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है। तो जो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। थर्ड है होमोजीनियस फैक्टर यूनिट्स। होमोजीनियस यानी एंड ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है। जो भी हम बना रहे हैं वो आइडेंटिकल है। होमोजीनियस का मतलब सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, ठीक है। जैसे हम कॉम बना रहे हैं, लेट सपोज हम कॉम बना रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो कॉम का जो सेम है, साइज़ जो है वो सेम है, और उसकी क्या कहते हैं, उसका वो कितनी क्वांटिटीज़ बनानी वो सब सेम है, प्राइस सेम है, ठीक है, उसकी क्वालिटी सेम है। तो वही चीज़ होमोजीनियस मतलब एक जैसा सेम टू सेम। और शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में हो रहा है ये वेरिएबल फंक्शन, लॉन्ग रन में नहीं हो रहा। लॉ एप्लीकेबल टू दो सिस्टम्स दैट आर ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन, उन सिस्टम्स पे ये एप्लीकेबल होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को जो शॉर्ट रन में भी फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिक्स फैक्टर है लैंड, यहाँ पे हमने फिक्स फैक्टर क्या लिया, लैंड। तो लैंड अगर आप एक बार ले लोगे तो क्या उसको जल्दी जल्दी चेंज करोगे? हर साल नहीं चेंज करोगे, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में लैंड नहीं चेंज करोगे ना आप, एक बार लेके रखी उसके बाद फिर उस पर प्रोडक्शन करोगे। तो लैंड तो हमारा फिक्स रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे फिक्स फैक्टर में लैंड लिया है एकड़ में। तो ये देखो फिक्स है 1 1 1 1 1 सब में सेम ही है, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर है तो अगर हमें आउटपुट इंक्रीज़ करना है अपना, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उस टाइम पे हम लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे ना, इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बढ़ रही है धीरे धीरे लेबर की रिक्वायरमेंट, ये वेरिएबल फैक्टर हमारा लेबर है। टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट क्या क्रिएट हो रहा है, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है यूनिट्स में, ठीक है। और ये फेसेस हैं, तीनों फेसेस, ठीक है ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो उस टाइम पे टीपी जो है ना, देखिए हमारा ये देखिए टीपी शुरुआत में 10 था और वही मार्जिनल प्रोडक्ट भी था, ठीक है। पहले जो टोटल प्रोडक्ट था वही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी था, ठीक है। फिर हमने 1 यूनिट और वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाई, जैसे बोला था ना मैंने कि जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की 1 यूनिट को बढ़ाते हैं, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, लेट सपोज यहाँ पे फिक्स फैक्टर है कांस्टेंट, और हम जैसे जैसे एक एक यूनिट बढ़ाते रहेंगे तो उस पर एमपी में क्या फ़र्क आएगा और एमपी से टीपी में क्या फ़र्क आएगा वो देखेंगे, ठीक है। देखिए तो हमने जैसे ही एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था ना, उस फैक्टर को इंक्रीज़ करने से, एक लेबर बढ़ाने से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले 10 यूनिट बनता था वो 20 यूनिट हो गया, पहले 10 बनता था 20 हो गया। तो यही 20 को हम इसमें 10 में प्लस करेंगे ना टोटल में, पहले 10 था हमारा टोटल, अब नया बन गया 20, तो 20 को 10 में करेंगे तो एक बन गया 30, ठीक है। फिर हमने 2 से 3 लेबर हमने लगाई, 3 लेबर लगाई तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था ना वो 20 से घट के 15 हो गया। पहली लेबर लगाने पे हमें 10 यूनिट का फ़ायदा हुआ, यानी 10 से 20 हुआ यानी 10 यूनिट का फ़ायदा हुआ। लेकिन दूसरी लेबर जब हमने लगाई, यानी मतलब इस टाइम पे हमने 3 लेबर लगा रखे हैं, 3 लेबर लगाई तो 20 से घट के 15 हो गया, यानी 5 यूनिट्स जो हमारी कम हो गई हमारे यहाँ पे एमपी। और यही हम 15 को 30 में ऐड करेंगे, है तो प्रोडक्ट ना कुछ तो आ रहा है, ऐड इसलिए करेंगे, इसमें करेंगे 30 जो बन जाएगा, 30 में 15 करेंगे तो 45 बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एमपी के जो ये लास्ट यूनिट है इसको इससे ये प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, ठीक है। फिर हम 4th यूनिट 4 लेबर लगाई तो और प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो गया और इसको 45 में ऐड कर तो 52 हो गया। फिर 4 से 5 हमने लेबर लगाई तो ये बन गया 7 से 0। ऐसा इसलिए हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 क्यों हो गया, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है। यहाँ पे एक रीज़न है कि ये धीरे धीरे मार्जिनल प्रोडक्ट तो कम क्यों हो रहा है, इसका रीज़न है, एंड वो रीज़न अभी हम पढ़ना है फेसिस के अंदर। बट आप टेबल समझिए पहले कि जैसे जैसे ये डिक्रीज़ हुआ तो एमपी जो है पहले 10 था, 20 था, 15, 7, 0, -4, एक टाइम पे नेगेटिव में चला गया। और टीपी क्या कर रहा है, टीपी क्या होता है, टीपी जो है इसमें हम ऐड कर रहे हैं, जैसे 10 तो सेम था, फिर हमने यहाँ पे बढ़ाया तो ये 20 को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, 30 हो गया। फिर 20 से 15 तो 15 को हमने 30 में ऐड करा तो ये 45 हो गया।
फिर ठीक है, फिर ये 15 से हम 7 पे आ गए, तो ये 7 को हमने 45 में ऐड करा तो ये 52 आ गया। तो इस तरीके से हमने टीपी निकाल लिया, इस तरीके से हमने एमपी निकाल लिया। अब इसको ग्राफ पे देखिए, और ये देखिए ये जो पहला फेस है ना, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, ये दूसरा फेस जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, और जो तीसरा फेस है वो है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा कि देखिए एमपी जो है ना पहले 10 यूनिट से बढ़ा, पहले 10 यूनिट से बढ़ा, और टीपी जो है वो 20 यूनिट से बढ़ा, टीपी 20 यूनिट से बढ़ा। ठीक है, और फिर दूसरा जब फेज़ जैसे ही चालू हुआ, देखिए टीपी एमपी जो है कम होने लग गया। अभी तक तो इंक्रीज़ कर रहा था लेकिन कम होने लग गया, लेकिन टीपी देखिए यहाँ पे 30 से 45 हुआ, यानी बढ़ रहा है टीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 से बढ़ा था, यहाँ पे खाली 15 से बढ़ा। समझ रहे हैं आप, ये यहाँ पे 20 से बढ़ा तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, लेकिन जब ये 30 से 45 पे आया तो सिर्फ 15 से बढ़ा। पहले 20 से बढ़ा फिर 15, यानी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और एमपी जो है डिमिनिश कर रहा है, देखिए एमपी कम हो रहा है धीरे धीरे, 10 से 20, फिर 20 से 15, 15 से 7, 7 से 0, 0 से -4। तो एमपी जो है डिमिनिश कर रहा है, बट टीपी जो है बढ़ रहा है, बट यहाँ तक तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर उसके बाद इस वाले फेस में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, इस फेस में कम होने लगेगा, फॉल करने लगेगा। अभी तक इंक्रीज़ कर रहा था टीपी, लेकिन इस वाले लास्ट वाले फेज में कम हो जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा एमपी। देखिए अब ये डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, ओके, ये वाले डायग्राम को देखिए, ये टीपी फंक्शन है, हमने ये इसको वाई एक्सिस पे लिया है टीपी को, और एक्सेस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे हम एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं लेबर की 1 2 3 4 5 6, और हमने सेम डायग्राम नीचे भी बनाया है, यहाँ पे हमने एमपी लिया है और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए टीपी बढ़ रहा है, ये देखिए ये तो अभी हमने ग्राफ ये वाले प्लॉट इसको हमने प्लॉट करा है यहाँ पे, तो इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। हम इसको बिना टेबल के भी बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे टीपी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से पहले यूँ जा रहा है फिर यूँ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए टीपी जो बढ़ रहा है ना वो एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, वो मतलब इंक्रीज तो देखिए इंक्रीज़ तो यहाँ तक कर रहा है, देखिए ये टीपी हमारा ना यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ तक, उसके बाद फॉल कर रहा है। फॉल कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट के बाद, अभी तक तो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो इंक्रीज़ कर रहा है ना, ये यहाँ पे तक, यहाँ तक ये इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीज़ कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, रेट जो है दर जो है उसकी वो धीरे हो गई, कम हो गई। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ इस पॉइंट के बाद फॉल कर रहा है। और सेम पॉइंट पे देखिए, सेम पॉइंट पे देखिए यहाँ तक जब तक इंक्रीजिंग कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से टीपी, वहाँ वो जो है मैक्सिमम पॉइंट था एमपी का, एमपी यहाँ तक राइज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एमपी जो है फॉल कर रहा है। ठीक है, और जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा ना, उस टाइम पे एमपी 0 होगा। ठीक है, और जब टीपी फॉल करेगा, अभी वो खाली कम हो रहा है, लेकिन और यहाँ पे एमपी जो है नेगेटिव हो गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, तो यहाँ पे 0 से नीचे नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यही इसके फेस हैं 3। तो ये पहला फेस है टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एंड टीपी थर्ड में टीपी फॉल, एंड सेम टू सेम केस में एमपी इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग एंड देन बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो हमने जैसे पॉइंट को प्लॉट करके बनाया है, बट ये ग्राफ आप इस तरीके से समझ सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये जहाँ जब तक वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करता है टीपी, तो जिस पॉइंट तक करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी जो है मैक्सिमम होगा। फिर होगा एक पॉइंट एम जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होगा, और वहाँ पे एस पॉइंट पे एमपी 0 होगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। देखिए बिटवीन ओ टू क्यू, ओ से लेके क्यू तक के बीच में टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिज रेट, एंड उसी पॉइंट उसी बीच में एमपी ऑल्सो इंक्रीज, एमपी इंक्रीज। फिर फेज 2 बिटवीन क्यू टू एम, बिटवीन क्यू टू एम। ठीक है, टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज तो कर रहा है बट रेट जो है डिक्रीजिंग है, और वहाँ पे उस टाइम पे एमपी फॉल कर रहा है। देखिए एमपी यहाँ इस टाइम पे एमपी फॉल कर रहा है सेकंड वाले फेज में। ठीक है, दिस फेज एंड्स व्हेन एमपी बिकम 0, और ये कब एंड होगा, जब एमपी 0 होगा, एंड टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पहुँचेगा। थर्ड फेज देखिए बियॉन्ड पॉइंट एम, एम के बाद टीपी जो है स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीज करने लगेगा, फॉल करने लगेगा, और एम पी नॉट ओनली फॉल्स
बट ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव। ये फॉल तो अभी भी इससे पहले भी कर ही रहा था, लेकिन अब क्या है, अब नेगेटिवली फॉल करेगा और नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट क्यू इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एज कर्वेचर ऑफ टीपी कर्व चेंजेस एट दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या है, कर्व सीधा जा रहा था ऊपर की तरफ, तो इसके बाद थोड़ा सा बेंड हो गया, पहले यूँ जा रहा था फिर यूँ जाने लग गया, थोड़ा सा बेंड हुआ, तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे कि यहाँ पे कर्वेचर जो है टीपी का चेंज हो रहा है। तो हमने टीपी और एमपी का जो डायग्राम है वो समझ लिया। ठीक है, और देखते हैं अभी ये तीनों फेसेस को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस है, ये थर्ड फेस है। देखिए एग्ज़ाम में ना यही आएगा, रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। हमने अभी एपी और एमपी भी करेंगे, ठीक है, और टीपी एमपी और अच्छे से करेंगे। इसका एक जैसे हमने यहाँ पे इसके थ्रू समझा ना, इस ग्राफ के थ्रू समझा, अब हम इसके जो फेसेस हैं ना डिफरेंट, उनको और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्यों यहाँ पे टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों यहाँ पे टीपी इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और क्यों यहाँ पे टीपी फॉल कर रहा है, और उस टाइम पे एमपी की कंडीशन ऐसी क्यों है। ठीक है, देखिए फेस 1 है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स यानी फैक्टर को इंक्रीज़ करने से ना, वन लेबर से सेकंड लेबर पे जाने से ये इंक्रीज़ कर रहे हैं फैक्टर्स को, तो इससे जो रिटर्न मिल रहा है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीपी इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। टीपी क्या है यार? टीपी टोटल प्रोडक्ट है, तो टोटल प्रोडक्ट ही तो हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से, 1 से 2 जाने पे एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से हमारा जो आउटपुट है ना वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहेंगे। इस फेस में एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, जो भी हम एडिशनल वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, जैसे हम अपने एग्जांपल के तौर पे चले तो हम लेबर लगा रहे हैं, वो ऐड करेगा मोर एंड मोर टू द आउटपुट, टोटल आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेगा, बिकॉज यहाँ पे टीपी जो है इंक्रीज़ कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, और एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर राइजेस। एमपी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, हर वेरिएबल फैक्टर हर लेबर को इंक्रीज़ करने पे वो राइज कर रहा है। देखिए राइज कर रहा है, देखिए, इसीलिए इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इट हैपन्स बिकॉज इनिशियली क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट इज़ टू स्मॉल एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड इनपुट। उस टाइम पे जो क्वांटिटी है ना हमारी लेबर की, हमारी वेरिएबल फैक्टर की, वो कम है, वो छोटी है, और उस टाइम पे हमारी जो फिक्स्ड जो हमारा है हमारा जो फैक्टर है, लेट सपोज मशीनरी है अच्छी क्वालिटी की, तो वो जो हमारी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे वेरिएबल फैक्टर। तो क्या होगा, एज प्रोडक्शन जब भी स्टार्ट होगी ना तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि मशीन ज़्यादा काम कर रही है और लेबर हमने भी उतनी ही लगाई जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एफिशिएंट है, यूज़ ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड इनपुट का अच्छे से यूज़ हो रहा है, विच रेजेज द प्रोडक्टिविटी, इसलिए प्रोडक्टिविटी ना बढ़ के आ रही है ऑफ वेरिएबल ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे इजीली पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारा वेरिएबल फैक्टर छोटा है और हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो ज़्यादा है उस टाइम पे, इस टाइम पे ज़्यादा है पहले वाले फेस में, इसलिए जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। देखिए वेरिएबल फैक्टर में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आएंगे, बट हम फिक्स्ड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, बट उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो तो इंक्रीज़ हो सकता है ना उस टाइम पे फर्स्ट फेज में, क्योंकि अभी भी मशीन नहीं है, मतलब इस तरीके से है कि पहली फेज़ है, उस टाइम पे वेरिएबल फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, वेरिएबल फैक्टर उतना ही है जितना रिक्वायरमेंट है, एक मशीन पे 1-2 बंदे की रिक्वायरमेंट है तो उतने ही है, तो इस वजह से वो जो है ना इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, मे बी 3 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 2 बंदे एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो हमारा फैक्टर जो है इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ना यूटिलाइजेशन जो है बेटर है फिक्स्ड फैक्टर का। और सेकंड केस में इंक्रीज़ हो रही है एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ हो रही है? मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। तो इन दोनों कारणों की वजह से, इन दोनों रीजंस की, और जो हमने इसमें पढ़ा उसी वजह से टीपी इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। दूसरा फेस,
डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी कि अभी तक जो फैक्टर यूज़ कर रहे थे हम उससे इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे थे, बट इस केस में डिमिनिशिंग रिटर्न आएंगे, यानी रिटर्न्स रिड्यूस होंगे। अभी तक रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे थे अच्छे, बट अब रिटर्न्स रिड्यूस होंगे उस फैक्टर को एम्प्लॉय करने से, उस फैक्टर को उस प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाने से। तो यहाँ पे टीपी इसीलिए इंक्रीज़ करेगा, बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा टीपी, क्योंकि हमने लगाया है उसमें फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बट जो रेट होगा वो डिमिनिशिंग होगा, कम रेट से होगा। इन दिस फेस एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, एवरी एडिशनल वेरिएबल, देखिए डेफिनेशन को ना जब हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना, उसको ब्रेक करके, तो बहुत अच्छे से क्लियर भी होती है और हमारे को याद भी रहती है। इसी तरीके से मैं आपको ब्रेक कर करके पढ़ाता हूँ। इस वजह से ये देखिए एडिशनल वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, तो जितना जैसे जैसे एक एक एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर क्या है, हमारा वेरिएबल जो हमारा लेबर है जो इंक्रीज़ कर रहे हैं वो ऐड करेगा लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट। इस केस में लेसर और लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट को ऐड करेगा। इससे पहले वाले केस में मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ आउटपुट को ऐड कर रहा था, यहाँ पे लेसर एंड लेसर ऐड करेगा। इट मीन्स टीपी इंक्रीज तो करेगा, आउटपुट में इंक्रीज तो कर रहा है, मतलब आउटपुट बढ़ तो रहा है बट लेसर अमाउंट बढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप। तो टीपी इंक्रीज तो करेगा बट डिमिनिशिंग रेट्स, और एमपी जो है यहाँ पे फॉल करेगा विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि मशीन में मान लीजिए मशीन है, वहाँ पे 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 2 लेबर की रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 लेबर लगाएंगे, 1 लेबर बढ़ा देंगे, तो क्या होगा आप बताइए, क्या होगा, क्लैश होने लगेगा, ठीक है ना, काम अच्छे से नहीं होगा, है ना। बंदों की रिक्वायरमेंट 2 थी, हमने 3 लगा रही है, तो क्या होगा, बढ़ाएंगे, काम करेंगे तो कुछ तो बनाएंगे वो लोग, कुछ तो आउटपुट क्रिएट करेंगे, तो आउटपुट तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 बंदे जितना एफिशिएंटली काम कर रहे थे ना, 3 बंदे वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1 एक्स्ट्रा लगा दिया, तब भी आउटपुट तो उतना ही जनरेट हो रहा है या उससे थोड़ा सा कम ही हो रहा है, तो इसलिए टीपी इंक्रीज तो कर रहा है, आउटपुट बढ़ तो रहा है, बट इंक्रीजिंग रेट से नहीं, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। और एमपी जो इस यूनिट ऑफ लेबर को लगाने से मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा था, हमें को जो बेनिफिट मिल रहा था वो हमारा फॉल कर रहा है, हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ, मैंने आपको रीज़न बता दिया क्या है, अब इसको पढ़ भी लेते हैं। इट हैपन्स बिकॉज आफ्टर अ लेवल ऑफ आउटपुट, एक लेवल ऑफ आउटपुट के बाद प्रेशर जो होगा ना फिक्स्ड पे वो इंक्रीज़ करने लगेगा। मैंने बताया ना 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 3 बंदों को लगा दिया काम पे, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा फिक्स्ड पे, मशीन पे, कोई भी फिक्स फैक्टर है, जिससे फॉल होगी प्रोडक्टिविटी में ऑफ द वेरिएबल इनपुट, यानी वेरिएबल इनपुट जो हमने इनपुट लगाया है वहाँ पे, जो हमने लेबर लगाई है, जो हमारा रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा लगाया है, वेरिएबल इनपुट वो क्या करेगा, फॉल करेगा प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि फिक्स्ड इनपुट्स पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके 3 रीज़न है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, है ना, यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्यों, देखिए यहाँ पे टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, भले ही डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जो फैक्टर है ना और फिक्स फैक्टर है वो मैक्सिमम होंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि टीपी मैक्सिमम है, टीपी एक पॉइंट तक जा रहा है और उसके बाद ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गया। तो मैक्सिमम पॉइंट पे कैसे पहुँच गया, जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ी तभी तो पहुँचा। अब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, आउटपुट तो ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए जो ये फैक्टर होगा ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल फैक्टर है और फिक्स्ड फैक्टर है उनका ऑप्टिमम यूज़ हो चुका है। अगर टीपी मैक्सिमम पहुँच गया, इसके बाद भी हम लेबर बढ़ाना चालू करेंगे ना तो फॉल करने लगेगा। यानी ऑप्टिमम क्या है, अभी तक तो ऑप्टिमम था, ऑप्टिमम मतलब ठीक ठाक हम इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि टीपी हमारा बढ़ रहा था। मैंने जैसे बोला कि अगर 2 बंदों की जगह 3 बंदे लेबर लगाई, हमने 3 बंदे लगाई, 2 बंदे आउटपुट कर रहे थे 20, तीसरा बंदा आया, उसने इनपुट इंक्रीज़ करा 5 यूनिट का, 5 यूनिट का इंक्रीज़ करा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, 20 से और 5 प्लस करेंगे तो 25, यानी टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ गया ना, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ गया 1 यूनिट का, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ा जिस रेट से बढ़ना चाहिए था। तो वो इस वजह से टीपी जो है इंक्रीज़ कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का, क्योंकि टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच रहा है, ठीक है। ये रुक नहीं गया है पहले ही कि यहीं पे रुक के नीचे जा रहा है, वो अपने ऊपर अभी भी जा रहा था, इसीलिए इसको कहेंगे ऑप्टिमम फैक्टर्स। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर जो है ओवर यूटिलाइज हो रहा है एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, अ पोजीशन कम्स व्हेन फिक्स्ड फैक्टर हैज़ लिमिट्स, फिक्स्ड फैक्टर की एक लिमिट है,
एंड वो स्टार्ट करेगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यील्ड करने लगेगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि फिक्स फैक्टर की लिमिट है, उसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते आउटपुट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी कि जितने की रिक्वायरमेंट उतने नहीं लगाए हमने, उससे एक्स्ट्रा लगा दिए, तो जो फिक्स्ड फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड फेस है नेगेटिव रिटर्न्स फॉर फैक्टर। अभी तक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स तो आ रहे थे ना, कुछ भले ही इंक्रीजिंग रेट से आ रहे थे, डिक्रीजिंग रेट से आ रहे थे, बट यहाँ पे रिटर्न्स तो आ रहे थे। इस केस में तो नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव रिटर्न्स फॉर फैक्टर कहेंगे। इन दिस फेस द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, यानी कोई एक लेबर और एक्स्ट्रा लगाने से क्या होगा, टीपी डिक्लाइन करने लगेगा और एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो जाएगा। अभी तो एमपी पहले, एमपी सेकंड वाले केस में तो एमपी खाली डाउन जा रहा था, इस केस में तो नेगेटिव हो जाएगा एमपी। देयरफॉर दिस फेस इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स जो हैं वो बिकम्स टू लार्ज इन कंपेरिजन टू द फिक्स्ड फैक्टर, यानी वेरिएबल फैक्टर्स ज़्यादा हो गए थे एज कम्पेयर टू फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, और ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से क्या हुआ, एफिशिएंसी ख़त्म हो गई और वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग गई। तो इसके क्या रीज़न है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कि फिक्स फैक्टर की यानी लेबर वो मशीन की एक लिमिट है, एक उसकी लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन क्रॉस करोगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगी, ठीक है, प्रोडक्शन कम होनी है। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है ना, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा, वही चीज़ है, पुअर कोऑर्डिनेशन है। और डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि एक जगह पे 2 लोगों की ही रिक्वायरमेंट थी, 2 या 3 लोगों की, वहाँ पे हम ज़्यादा वेरिएबल यानी 4-5 बंदे लगा देंगे, क्लैश होगा, टाइम लॉस्ट होगा, एफिशिएंसी उनकी कम होगी, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक रेशनल प्रोड्यूसर जो एक सोच समझदार व्यक्ति है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा हुआ है, वो किस फेज़ में प्रोडक्शन प्रोसेस को रखेगा, पहले फेज़ में रखेगा, दूसरे फेज़ में रखेगा या तीसरे फेज़ में रखेगा। आपके हिसाब से कौन से फेज़ में ज़्यादा बेटर रहेगा प्रोडक्शन फंक्शन को रखना, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो किस फेज़ में रखोगे, पहले फेज़ में रखोगे, दूसरे में या तीसरे में। वही चीज़ समझते हैं, किस फेज़ में एक रैशनल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन फंक्शन को ऑपरेट करेगा। अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज सीक्स टू ऑपरेट इन फेज़ 2। अब आप कहोगे यार फेज़ 2 में तो टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है, तो फेज़ 2 क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए फेज़ 2 इसीलिए अब इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एंड में कंक्लूजन देता हूँ। फेज़ 2 में करेगा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, इसी में फेज़ 2 में रहेगा। देखिए पहले फेज़ में क्यों नहीं रहेगा, पहले फेज़ में इसलिए रहेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक जो भी हम लेबर बढ़ा रहे थे, एवरी एडिशनल यूनिट, हर एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि लेबर वो क्या कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रही थी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज़ कर रहा था। पहले वाले में देखा था ना, ऐसे बढ़ रहा था मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर जाके नीचे जा रहा था, तो इंक्रीज़ कर रहा था। तो इससे प्रोड्यूसर को क्या लग रहा होगा, इट मीन्स देयर इज स्कोप फॉर मोर प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है, क्योंकि अब इंक्रीज़ कर रहा है। तो इफ प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज़ करेंगे ना विद मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो क्या पता आउटपुट और अच्छा हो जाए और इंक्रीज़ हो जाए। इसीलिए वो सोचेगा फर्स्ट फेज़ नहीं, अब अगले फेज़ से हम चलाते हैं, क्योंकि हमारे को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और थर्ड फेज़ में, और देखिए ये सेकंड नहीं है, थर्ड है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये थर्ड फेज़ है, ठीक है। और वो थर्ड फेज़ में ऑपरेट क्यों नहीं करेगा, जैसे पहले में क्यों नहीं किया, हमने समझ गए, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार इंक्रीज़ करेंगे ना तो और आउटपुट मिलेगा, तो पहले फेज़ क्या और अच्छा और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए और वेरिएबल इनपुट्स को लगाते हैं, लेकिन लेबर को और बढ़ाते हैं, ठीक है। और थर्ड फेज़ में क्यों नहीं करेगा वो, सेकंड केस की भी बात करते हैं। थर्ड फेज़ में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर जो है नेगेटिव है। देखा था ना एमपी, देखिए पहले फेज़ में ऐसे बढ़ रहा था, फिर डाउन फुल हो, थर्ड फेज़ में तो नेगेटिव जा रहा था, तो एमपी नेगेटिव है। दिस फेज इज रूल्ड आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल इनएफिशिएंसी हो गई है वेरिएबल फैक्टर्स की, और रेशनल प्रोड्यूसर यहाँ पे कभी भी नहीं रहेगा थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ में नहीं रहेगा, फर्स्ट फेज़ में नहीं रहेगा, तो किस फेज़ में रहेगा, सेकंड फेज़ में रहेगा। सेकंड फेज़ में इसलिए रहेगा क्योंकि टीपी यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुँचा है, अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचा है सेकंड फेज़ में। देखिए यहाँ तक, ये पहला फेज़ यहाँ तक था, फिर सेकंड फेज़ में टीपी जो है मैक्सिमम पहुँचा है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ा तो है ना, हमारा आउटपुट तो इंक्रीज़ हुआ ही है, मैक्सिमम तो लेके गया बंदा वो, इसीलिए वो सेकंड फेज़ में ऑपरेट करेगा, ठीक है।
और फर्स्ट फेज में क्यों नहीं करेगा, थर्ड फेज में क्यों नहीं करेगा, वो यहाँ पे रीज़न दिया, हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की कि एमपी जो है वो इट फॉल क्यों कर रहा है, एक टाइम तक तो इंक्रीज़ कर रहा है, फिर फॉल क्यों कर रहा है, तो जो फॉल कर रहा है ना वही डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर, ठीक है, मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं विद अ फिक्स्ड फैक्टर, जैसे कि कुछ फिक्स फैक्टर है, मशीन है, एक दो है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वेरिएबल फैक्टर का मस्ट फॉल, डिक्रीज़ करने लगेगा। एक टाइम तक तो इंक्रीज़ करेगा, लेबर इंक्रीज़ करने पे, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करने पे, जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लगाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद एम्प्लॉयड करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ तो डिक्रीज़ करने लगेगा एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर विल मस्ट फॉल। इट मीन्स marginal returns diminish when proportion between variable and fixed factor increases, यानी कि मार्जिनल जो रिटर्न मिल रहे थे अभी वो डिक्रीज़ करने लगेंगे जब प्रपोर्शन जो बिटवीन है, मतलब प्रपोर्शन जो है वेरिएबल का और फिक्स्ड का इंक्रीज़ होगा। यानी वेरिएबल ज़्यादा बढ़ेगा, फिक्स्ड कांस्टेंट है वो तो बढ़ेगा नहीं, वेरिएबल ज़्यादा बढ़ने लगेगा, इंक्रीज़ करने लगेगा, तो उसका जो प्रपोर्शन है वो डिमिनिश करने लगेगा मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए इसे क्या समझते हैं, फिक्स फैक्टर वही है, सेम 1 एक एकड़ की लैंड है, वेरिएबल फैक्टर में लेबर को बढ़ाए जा रहे हैं, टीपी हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, और एमपी देखिए, एमपी लेकिन डिमिनिश कर रहा है, हर वेरिएबल फैक्टर से मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ कर रहा है। तो एमपी का ग्राफ कुछ देखिए, ये सेकंड फेज़ वाला है, फर्स्ट फेज़ कुछ यूँ जा रहा था, ये वाला हमने दिखाया नहीं, और ये कुछ यूँ जा रहा था थर्ड फेज़, हम सेकंड फेज़ की बात कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। देखिए पहले 12 था, फिर 10 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यही है मेन चीज़, यही है हमारा। ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमने पढ़ लिया, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स को लगाएंगे, एम्प्लॉय करेंगे फिक्स फैक्टर्स के साथ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो वेरिएबल फैक्टर का वो फॉल करने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा, नीचे गिर रहा है। देखिए जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं लेबर को, वैसे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। पहले 12 था, फिर 10 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 4 हुआ, तो कम हो रहा है। अब रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी करते हैं, क्या रिलेशन है टीपी और एमपी का। इसके पहले हमने उसको पढ़ ही लिया था टीपी और एमपी को, उसके डायग्राम के थ्रू। अब इसको अच्छे समझते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने दोनों को साथ में बना रखा है, हम साथ में बना सकते हैं इस तरीके से। तो हमें फैक्टर्स तो पता ही है, फिक्स फैक्टर्स, एक एकड़ की लैंड है, वो फिक्स है, वो सेम ही है। फैक्टर क्या करेंगे हम, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, जब वेरिएबल फैक्टर 0 है तो कुछ प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, अभी लेबर है ही नहीं। फिर धीरे धीरे हम लेबर को बढ़ाएंगे तो हमारा देखिए एमपी जो है बढ़ा 10 यूनिट से, लेकिन फिर कम होने लग गया, फिर नेगेटिव चला गया, और इस टाइम पे टीपी इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा था। वही सेम डायग्राम है। एंड हम क्या किया, हमने टीपी का आपको इस तरीके से शो करा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा था, फिर डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ कर रहा है इस फेस में, फिर यहाँ पे मैक्सिमम पहुँच गया, उसके बाद फॉल करने लग गया। और एमपी पहले इंक्रीज़ कर रहा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद वो डिक्रीज़ करने लग गया, फॉल करने लग गया, और एक टाइम के बाद वो नेगेटिव हो गया। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट एम। देखिए मैंने बना के भी आपको दिखाया अपने हाथ से, आपको ज़रूरी नहीं कि ग्राफ ऐसे टेबल बना के करना है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं अगर आपको मन हो। अगर एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं, छोटा सा अपने हिसाब से बना के, लेकिन अगर आप रिलेशन दिखाना है तो खाली इस तरीके से डायग्राम बनाइए। देखिए टीपी बन गया हमारा, मैंने बना दिया टीपी, पहले फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़, यहाँ पर मैक्सिमम पहुँच गया टीपी। तो एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट पी तक, एमपी ऑल्सो इंक्रीज, यहाँ पे एमपी भी बढ़ रहा है इस पॉइंट तक। देखिए ठीक है, अब फिर सेकंड फेज में देखिए, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एमपी डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या है, टीपी इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से और एमपी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। इट स्टार्ट हैपनिंग व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड एंड कंटिन्यूज टिल 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड एंड कंटिन्यूज टिल 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो टीपी यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है और एमपी यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है, अगर आपको देखिए, अगर आपको टेबल के थ्रू बनाना है तो ये वाला पॉइंट आप ये वाली लाइन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और अगर आपको नहीं बनाना तो आप इसी पॉइंट में दिखा सकते हैं कि टिल पॉइंट एम तक वो बढ़ेगा,
ठीक है, तो इस वाली लाइन को मत लिखना। अगर आप खाली ये ग्राफ बना के शो करना चाहते हो, पॉइंट्स नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। और व्हेन टीपी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट एम, एमपी बिकम्स ज़ीरो एट पॉइंट एन, यहाँ पे एमपी देखो ज़ीरो है, दैट इज़ 5th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो ये पॉइंट आप जब भी लिखिएगा जब आप उसको शो कर रहे हैं, यहाँ पे 5 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, तभी इसको लिखना वाली लाइन को, वरना मत लिखना, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको दोनों, ये मैंने खुद बनाया है, ये चार्ट है बनाया, ठीक है, मैंने बुक से उठाया है, बट यहाँ पे देखिए कि हमने खुद किस तरीके से बनाया। यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पे फॉल कर रहा है, और सेम टू सेम में यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है एमपी साथ साथ, फिर फॉल कर रहा है और फिर नेगेटिव जा रहा है। ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है, ये फेज़ 3 है, फेज़ 3 है, बस इतना ही याद रखना है। और यहाँ पे देखिए व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग एमपी बिकम्स नेगेटिव, दैट इज़ फ्रॉम 6th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। व्हेन टीपी स्टार्ट फॉलिंग एमपी बिकम्स नेगेटिव, और ये 6th यूनिट वाला केस जो है यहाँ पे देखिए 6 यूनिट है ना, तो इसलिए वो लिखा हुआ है वाली लाइन। बाकी आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है ना। हमने टीपी और एमपी का रिलेशन समझ लिया, अब हम एपी और एमपी का रिलेशन समझेंगे। एपी क्या था हमारा, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जब हम टीपी को डिवाइड करते हैं एन से। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी लेबर हमने कितनी लगाई, रॉ मटेरियल कितना, उस तरीके से। देखिए फिक्स फैक्टर जो है लैंड फिक्स है, हमारे वेरिएबल फैक्टर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 है। एमपी हमें पता ही 10 से 20, 20 से 15, 15 से 7, 7 से 0, 0 से -4। एपी कहाँ से निकला, हमने एपी कैसे निकाला, एपी कैसे निकाला, देखिए ये टीपी निकला हुआ था हमारा। टीपी को जब मैं देखो 10 को जब मैं 1 से 10 के नीचे 1 लाऊंगा, यानी 10 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 10 आएगा। फिर 30 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 15 आएगा। 45 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो भी 15 आएगा, है ना। 52 को 4 से डिवाइड करूँगा, 52 को 5 से डिवाइड करूँगा, 48 को 6 से डिवाइड करूँगा। तो जैसे जैसे मैं इनको टीपी को डिवाइड कर रहा हूँ ना वेरिएबल फैक्टर से, वैसे वैसे हमारा एपी निकल के आ रहा है। तो वो जो एपी निकल के आया ना, वो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, वही निकल के आया। 10 आया, 15 आया, 15 आया, फिर 13 आया, फिर 10.4 आया, फिर 8 आया। हमने एपी इस तरीके से निकाला, ठीक है। और जब हमने एपी और एमपी को प्लॉट किया थे तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बना। देखिए एमपी का ग्राफ क्या है, पहले राइज कर रहा है फिर फॉल कर रहा है, ये हमें पता ही है। और एपी का ग्राफ देखिए, एपी का ग्राफ देखिए, एपी का राइज कर रहा है, लेकिन अभी जो है एमपी उससे ऊपर है, और ये अभी राइज ही कर रहा था। ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंचा तो यहाँ पे इसको आके एमपी ने काट दिया नीचे, और फिर ये दोनों फॉल करने लग गए। इसका मतलब ये है कि एक टाइम तक तो ये सपोर्ट करेगा एमपी एपी को इंक्रीज़ करने में। 10 से 20 आया तो ये 10 से 15 आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करेगा ना, जैसे जैसे एमपी फॉल करने लगेगा ना, एपी भी फॉल करने लगेगा, यानी एमपी खींच रहा है एपी को नीचे की तरफ। पहले तो बढ़ा रहा था उसको, फिर उसको जैसे पॉइंट पे काटा फिर नीचे ले गया, तो दोनों नेगेटिव नीचे जा रहे हैं, ठीक है। मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाओ अच्छे से बस। देखिए अब इसको मैंने वही लिखा है, एज लॉन्ग एज एमपी इज़ मोर देन एपी, जब तक एमपी जो है मोर है, ज़्यादा है एपी से, दैट इज़ अप टू 2nd यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पे एपी जो है राइज कर रहा है, यहाँ पे जब तक एमपी ज़्यादा है एपी से, तो एपी राइज कर रहा है टिल 2nd यूनिट्स तक। फिर एमपी इज़ इक्वल टू एपी, व्हेन एमपी इज़ इक्वल टू एपी, एपी इज़ इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड एपी का मैक्सिमम पॉइंट है ये, और एमपी का मैक्सिमम देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन एमपी इज़ इक्वल टू एपी, इक्वल जहाँ पे हो रहे हैं एपी और एमपी, एपी इज इक्वल टू एमपी जहाँ हो रहा है ना, तो वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट है, दैट इज़ एट 3rd यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, 3rd यूनिट पे, ठीक है। व्हेन एमपी इज़ लेस देन एपी, अब देखिए अभी तक ये इंक्रीज़ कर रहा था फिर डिक्रीज़ करने लग गया, ये अभी तक इंक्रीज़ कर रहा था, इस पॉइंट पे आके इसका मैक्सिमम पॉइंट था एपी का, यहाँ पे आके इसको एमपी ने काट दिया और ये फॉल करने लग गया, और एपी भी फॉल करने लग गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एमपी इज़ लेस देन एपी, जब एमपी देखिए नीचे आ रहा है, एपी अभी थोड़ा सा ऊपर है, इसके फॉल दोनों कर रहे हैं, लेकिन एपी ऊपर है एमपी नीचे है। जो व्हेन एमपी इज़ लेस देन एपी से लेस है, तो एपी यहाँ पे फॉल कर रहा है, देखिए एपी फॉल कर रहा है। मेन क्या हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, एमपी को कर रहे हैं। जब एमपी राइज कर रहा है तो एपी राइज कर रहा है,
फिर जब MP और AP इक्वल हैं तो AP जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, और फिर जब MP नीचे गया है AP के तो AP भी फॉल करने लग गया। तो AP के रिस्पेक्ट में AP को शो, MP के मेजर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एवरेज प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं AP को। तो ऐसा टेक्निकल लग रहा होगा, बट आप इसको 2-3 बारी पढ़ेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, श्योरिटी से बता रहा हूँ, बहुत ईजी टॉपिक है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे तो एक बार 2 वीडियो को दोबारा सुनिए। हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे। फिर आफ्टर बोथ MP और AP फॉल ना, बोथ MP बट MP बिकम्स नेगेटिव वेयर AP रिमेन्स पॉजिटिव व्हेन MP फॉल्स एट फास्टर रेट इन कंपेरिजन टू फॉल इन AP। तो वही चीज़ बोली है कि एक पॉइंट तक तो MP जो है AP को बढ़ाएगा, ठीक है, उसको अपने मैक्सिमम पॉइंट तक लेके जाएगा, और जब वो MP AP से ज़्यादा होगा, MP देखो ऊपर है ग्राफ, ये AP नीचे है, जब MP और MP ज़्यादा होगा AP से तो AP राइज करेगा। फिर MP जब AP के इक्वल होगा, MP जब इक्वल होगा AP के तो AP जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। फिर जब MP नीचे होगा AP से, MP जो है नीचे होगा AP से, छोटा होगा AP से, तो AP फॉल करने लगेगा। वही है, ये ग्राफ है खाली, इसको याद रखना, ठीक है, वही चीज़ है। यहाँ पे दिखाया है MP कर्व कट्स AP एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। क्यों? बिकॉज व्हेन AP राइजेस, जब AP राइज कर रहा था तो MP ज़्यादा था AP से, तो यहाँ पे तो कट नहीं कर सकता ना, क्योंकि MP यहाँ पे AP से ज़्यादा है। और व्हेन AP फॉल्स, जब AP फॉल कर रहा था तो MP छोटा था, MP उसके नीचे था, यहाँ पे भी कट नहीं कर सकता। इसीलिए व्हेन AP इज़ मैक्सिमम ना, वहीं पे AP जो है MP के इक्वल होगा, यानी ये दोनों आके कट करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पे आके दूसरे को कट करेंगे। इसीलिए जब कोई क्वेश्चन आए पेपर में कि वाई MP कर्व्स कट AP एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, बिकॉज व्हेन AP राइज ना, MP इज मोर देन AP, तो यहाँ पे करेगा नहीं, ज़्यादा है। और व्हेन AP फॉल, जब AP फॉल कर रहा था तो MP उससे छोटा था, MP इज लेस देन AP। सो व्हेन AP इज मैक्सिमम ना एंड कांस्टेंट, तभी MP और AP इक्वल होंगे, तभी MP जो है कट करेगा AP को। एक क्वेश्चन और राइज हो सकता है कि क्या AP राइज कर सकता है व्हेन MP स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जब MP स्टार्ट डिक्लाइनिंग कैन AP राइज? हाँ, देखिए कहाँ पे राइज कर रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें लिखा है AP, क्या AP बढ़ सकता है जब MP डिक्लाइन कर रहा हो। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे MP डिक्लाइन कर रहा है ना, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन AP अभी भी राइज कर रहा है ना। देखिए MP डिक्लाइन करना है यहाँ पे, लेकिन अभी भी AP राइज कर रहा है। इस पॉइंट पे ही AP राइज करेगा व्हेन MP स्टार्ट डिक्लाइनिंग। देखिए लिखा है मैंने, येस इट हैपन्स एज लॉन्ग एज फॉलिंग MP इज मोर देन AP। यहाँ पे देखिए MP ऊपर है, यानी MP बड़ा है, AP छोटा है, लेकिन MP यहाँ फॉल कर रहा है और AP अभी भी राइज कर रहा है, तो फॉलिंग MP इज मोर देन AP। हाउएवर व्हेन MP इज इक्वल टू AP, देन फर्दर डिक्लाइन इन AP विल ऑल्सो रिड्यूस द AP। तो इस पॉइंट के बाद जैसे ही MP रिड्यूस करेगा ना, AP भी फॉल करेगा। यहाँ पे राइज नहीं करेगा, इस पॉइंट पे इसके बाद राइज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही MP राइज डिक्लाइन करने लग रहा है MP, वहाँ पे भी AP राइज कर रहा है और यहाँ पे इसको कट कर रहा है। तो थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना है अच्छे से। ग्राफ्स को अपने हाथ से प्लॉट, देखिए मैंने अपने हाथ से बनाया ग्राफ को, ठीक है। तो अगर आपको इसमें टेबल की फॉर्म में नहीं बनाना तो आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं ग्राफ को। ग्राफ इस तरीके से बनता है कुछ, ठीक है। हमने तीनों फेसेस को समझ लिया, हमने TP AP समझ लिया, हमने MP और TP का रिलेशन भी समझ लिया, MP AP का रिलेशन समझ लिया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स को समझ लिया, ठीक है। फेज ऑफ ऑपरेशन क्या होगा ये समझ लिया, सेकंड फेज होगा ऑपरेशन का बेस्ट, और फिर तीनों फेजेस तो हमने समझ ही लिए, है ना। और हमने एजम्पशन समझ ली, हमने रिटर्न्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ लिया, TP किस तरीके से निकलता है, MP किस तरीके से निकलता है, और AP किस तरीके से निकलता है ये समझ लिया। प्रोडक्ट क्या होता है, 3 प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन समझ लिया, और फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझ लिया। तो हमने चैप्टर 5 जो है प्रोडक्शन फंक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1 शॉट वीडियो है आपके लिए, चैप्टर 5 के लिए, यानी प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर के लिए। आप NCERT में देखेंगे तो ये ऊपर नीचे होता है सीक्वेंस, तो मैं इसको 5 कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोडक्शन फंक्शन मेरी तरफ से आज डन हो चुका है, ओके। एंड
पिछली वीडियोस भी ध्यान से देखिए, आपका माइक्रो का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।